अरब सागर का किनारा, सागर किनारे 2000 साल पुराना भगवान विष्णु का मंदिर और मंदिर में लटका एक घंटा। इन किरदारों में उलझी है 2000 साल पुरानी एक कहानी। ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया और जिसने भी कोशिश की मुसीबतों के जाल ने ऐसा उलझाया कि दोबारा कोशिश करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। और इस सब के केंद्र में है मंदिर में टंगा एक विशालकाय घंटा। यह घंटा कहानी का तीसरा किरदार है। यह मंदिर में कब से है, किसने लगाया, कोई नहीं जानता। लोग बस इतना जानते हैं, ये किसी भी वक्त अपने आप बचता है और जब बचता है तो पूरे इलाके में हलचल मच जाती है। तेज तूफान आ जाता है, समुद्र की लहरें आसमान चूमने लगती हैं। ये घंटा पिछली बार करीब 300 साल पहले बजा था और उसके बाद ये पूरा इलाका कुदरत के कहर से कांप उठा था। और उस वक्त मंदिर के सामने समुद्र से गुजर रहा एक जहाज समुद्र में ही समा गया और उसमें सवार सभी लोग, जो कि व्यापारी बताए जाते हैं, वो मारे गए। मंदिर में एक बेल है, मंदिर वो बेल बजता है तो तूफान आता है ऐसा। उधर है, ऊपर है। अच्छा, उधर स्वामी जी है ना, श्रीनारायण गुरु का बेल चलते गए। और बाद में वो शिप है ना, वो पानी के नीचे। अच्छा, उसकी आवाज से ऐसा है। भला एक मंदिर तबाही का सबब कैसे बन सकता है? कोई घंटा अपने आप कैसे बच सकता है? अगर ये सब एक दंत कथा है तो समुद्री जहाज डूबने के दावे की हकीकत क्या है? और भी कुछ ऐसे रहस्य थे जिसने दिमाग घुमा कर रख दिया था। मंदिर, उसमें लटका घंटा और तबाही, क्या इसके बीच कोई संबंध हो सकता है? क्या घंटे के बजने के बाद समंदर में तूफान उठता है या समंदर में तूफान उठने से पहले घंटा बजता है? क्या कोई ऐसा पौराणिक विज्ञान हो सकता है जिसके बारे में अब कोई नहीं जानता है? या फिर कोई ऐसी दंत कथा जो अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाई? आज एक आजमाइश हम भी करेंगे। 2000 साल पुराने इस रहस्य को अंजाम तक ले जाएंगे। अगर ये एक कहानी है तो इसका अंत क्या है? और अगर ये कोई किस्सा है तो जरूर इसका कोई साक्ष्य भी मिलेगा। पहेली को सुलझाने के लिए हम थे केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 45 किलोमीटर दूर वर्कला में, जो समुद्र किनारे बसा एक छोटा सा कस्बा है। वहीं पर है भगवान विष्णु का 2000 साल पुराना मंदिर। हमें वहीं जाना था। कुछ ही देर बाद हम मंदिर के सामने थे और मंदिर के सामने था विशाल अरब सागर। दावे के मुताबिक यहां से वो शिप गुजर रहा था। फिर घंटा बजा, तूफान आया और वो जहाज डूब गया। वो घंटा मंदिर के अंदर है, जिसे देखने हम अंदर पहुंचे। मंदिर के अंदर भक्तों का तांता लगा था। शायद आज कोई विशेष पूजा थी। पूछने पर पता चला वो पौराणिक घंटा मंदिर के गर्भगृह के पास है। जहां जाने के लिए विशेष वस्त्र चाहिए जो अभी हमारे पास नहीं थे। तभी पुजारी ने बताया वो घंटा पौराणिक नहीं, करीब 300 साल पुराना है, जिसे 1737 में कुछ डच व्यापारियों ने मंदिर को दान दिया था। वो डच बेल हमारा मंदिर का अंदर है। वो एक ऐसा स्टोरी है,
पुराना में एक डच बेल हमारा यहाँ से ऐसे गया था, यहाँ आके वो सडनली वो स्ट्रक हो गया। से उसका सब मालिक उसका अंदर का टेक्निकल सब बाहर आके यहाँ पूछ लिया, यहाँ कहाँ टेक्नीशियन मिलता है, ऐसा 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 है। अब ये गांव है, उसका गांव है, बोलते ऐसा ऐसा टेक्नीशियन यहाँ नहीं है, आप एक काम करो, पावरफुल भगवान है, आप जाके भगवान को प्रे करो, आपको जरूर भगवान आपको अनुग्रह मिलेगा। ऐसे यहाँ के प्रे करके उसके बाद जाके वो शिप सही हो गया। उसका वो मन का इसमें भगवान के लिए समर्पित किया, वो भी डच बेल, वो डच शिप से उपयोग वो भगवान को समर्पित किया। जैसे डच बेल 1737, ये बेल 1737 से यहाँ दिया। पूरी कहानी कुछ इस तरह है। एक डच शिप मंदिर के सामने समुद्र से होकर जा रहा था, तभी वो जहाज तेज समुद्री तूफान में फंस गया। मंदिर को देख कैप्टन ने प्रार्थना की। तूफान अचानक शांत हो गया और शिप सुरक्षित किनारे पहुंचा। तभी खुश होकर डच शिप के कैप्टन ने मंदिर को 1 घंटा दान किया। दावे के मुताबिक यही वो घंटा है जिसे मंदिर के सबसे पवित्र जगह पर रखा गया है। जब इसे देखा तो देखते रह गए। वाकई ये भारतीय शैली का नहीं था। डच यानी नीदरलैंड की छाप साफ झलक रही थी। यह घंटा मंदिर में कब पहुंचा, ये कितना पुराना है, इसको लेकर कई कहानियां हैं। पहली कहानी पुजारी सुना चुके थे, अब दूसरी सुनिए। दूसरा एक स्टोरी है पुराना, इधर से हमारा अंचतंग फोर्ट था, वो टाइम से उधर एक क्या ये कैनन है ना, पुराना कैनन से शॉट किया था डच शिप का। और शॉट करने के बाद ये डच शिप का सारा आदमी लोग इधर पहुंच गया। वो लोग साथ में मणि लेके आए, ये बेल लेके आया, डच बेल लेके आके इधर ऑफर किया। ऐसा 2-3 स्टोरीज इधर ऐसे चलते हैं। इससे इतना तो साफ था कि ये घंटा पौराणिक युग का नहीं है। भारत में डच पीरियड सन 1605 से 1825 तक है। जाहिर है घंटा भी इसी दौरान मंदिर में पहुंचा होगा। फिर उस दावे का क्या जिसे सुनकर हम यहां आए थे? कहानी अब नया मोड़ लेती है। लोगों ने बताया इस घंटे का अब इस्तेमाल नहीं होता। दावे के मुताबिक जब ये आखिरी बार बजा था, उस समय एक जबरदस्त तूफान आया था। सामने समुद्र से गुजर रहा एक जहाज डूब गया। उसके बाद इस बेल में दरार पड़ गई। अभी वो उपयोग नहीं करता ना, वो स्मॉल स्क्रैच था ना, पुराना में डेली यूज किया था। थोड़ा स्क्रैच के उसका नाद मीन साउंड बदल हो गया। ऐसे कारण अभी ट्रेडिशनली सब पूरा डिवोटी सब आके ऐसा देखेगा, ऐसा ऐसा भाव करके जाता है। लेकिन ये आखिरी बार कब बजा था? तूफान कब आया था? समुद्र में शिप कब डूबा था? ये कोई नहीं जानता। जबकि घंटे का इतिहास मुश्किल से 300 साल पुराना है। इससे पुरानी घटनाओं के दस्तावेज मिलते हैं। फिर इतिहास की किताब से इस घंटे के पन्ने क्यों गायब हैं? हिंदू मंदिर में घंटे का होना कोई नई बात नहीं है। किसी भी हिंदू मंदिर में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको घंटा ज़रूर नज़र आएगा। लेकिन ऐसा क्या है जनार्दन स्वामी में मौजूद उस घंटे में, जिसे लेकर कई कहानियाँ आपको सुनने को मिलती हैं। घंटा बजता है तो प्रलय की बात कोई कहता है, कोई ये कहता है कि ये पौराणिक है। इतिहास को छोड़ लोगों के दावों पर गौर करें तो भी इसमें कई मतभेद हैं। कोई कहता है समुद्र में फंसा वो जहाज बच गया था, किसी के मुताबिक वो डूब गया था। लेकिन हमें हर कीमत पर दावे की हकीकत का पता लगाना था। एक और सवाल है कि अगर ये डच बेल है और इसकी कहानी जुड़ती है सीधे उस शिप से जिसे डच शिप कहा जाता है, जिसके लिए बताया जाता है कि वो यहीं समुद्र की गहराइयों में समा गया, तो क्या
उसके अवशेष आज भी समुद्र के भीतर मौजूद हैं? ये तमाम सवाल जवाब का इंतजार कर रहे हैं और हमारा दृश्यम इसी सवाल के जवाब में छिपा है। अगर दावे में थोड़ा भी दम है और मंदिर और घंटे की कहानी सच है, तो समुद्र की गहराई में डूबे जहाज के अवशेष जरूर होंगे। हम लोगों से इससे जुड़े सवाल कर रहे थे, तभी एक शख्स ने हमें चुनौती दे डाली। ना सोचने के क्या है, सीधा जाओ समुद्र में, जरूर मिलेगा वो शिप। ये इधर किधर खोजेगा? लेकिन इधर पास में ही है, 10 या 20 किलोमीटर अंदर जाएगा तो जरूर मिलेगा ना। आपने देखा है? नहीं देखा नहीं, लेकिन सुना है। अच्छा, किसे, दादा से या किसे? हाँ, हमारे दादा ने बोला हुआ है ऐसा शिप है करके। सच कहें तो हमें ये चुनौती पसंद आई। मंदिर और घंटे को हमने परख लिया। अब कहानी के तीसरे किरदार से मिलने का वक्त था। वैसे भी कहानियों के पीछे भागने से अच्छा है हम सीधे अरब सागर में जाकर दावे की पड़ताल कर लें। अगर घंटे से जुड़ा दावा सही है, तो मंदिर के लोगों ने जहां बताया था, वहां समुद्र की गहराई में डूबे जहाज का मलबा जरूर होगा। हमने कुछ नाविकों को साथ लिया और उतर गए अरब सागर की गहराई में। शिप के मलबे का सटीक लोकेशन तो नहीं पता था, लेकिन वो तट से कितनी दूर और किस दिशा में होगा, ये मंदिर के लोगों ने बताया था और नाविकों को भी थोड़ा अंदाजा था। समुद्री किनारे से तकरीबन आधे घंटे आगे हम निकल चुके हैं। इतने आगे कि अब वो किनारा हमें यहां से दिख नहीं रहा है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। हम जैसे अनजान लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल है पता करना कि आखिर वो कौन सी जगह है जिसे लेकर दावा किया जाता है कि जो मंदिर जहां डच बेल रखी हुई है, उस बेल के बजने के बाद शिप डूब गया था। और अगर वो डूबा था तो क्या उसका मलबा आज भी मौजूद है? पहले ये पता लगाना जरूरी है। उसके बाद ही हम अपनी खोज को या उस दृश्यम को सामने लाने की कोशिश को आगे बढ़ा सकते हैं। पहले दावे को परख लेते हैं। बताई जगह पर अगर शिप का मलबा मिला तो कहानी को आगे ले जाएंगे, नहीं मिला तो दावा झूठा और कहानी खत्म। हमें ये श्योर होना जरूरी है कि क्या वाकई वो शिप है जिसे लेकर कहा गया कि एक घंटे के बजने के बाद जो तबाही का मंजर पूरे इलाके में देखा गया, उसकी चपेट में वो शिप भी आया था जो यहाँ से सेल कर रहा था, यहाँ से जा रहा था व्यापार के लिए या युद्ध के लिए, और वो आज भी इस समुद्र की गहराई में मौजूद है। तभी नाविकों के कहने पर हमने एक जगह रुकने का फैसला किया। यही है, यही है वो, यहाँ रुक गई है बोट। दावे के मुताबिक इसके नीचे शिप का मलबा होना चाहिए। गहराई का कोई अंदाजा नहीं था। औजार के नाम पर केवल गोप्रो कैमरा और 40 मीटर लंबी रस्सी थी। अभी इस कैमरे को हमने मोबाइल ऐप से कनेक्ट कर लिया, जिसके थ्रू अभी मैं जो भी इस कैमरे पर करूंगा वो आप इस मोबाइल पर आसानी से देख सकते हैं। ऐसा इसलिए किया हमने कि अब इस कैमरे को हम पानी में डालें तो अंदर क्या हलचल है वो हम देख सकें। अंदर क्या कुछ शिप मौजूद है या उसका कोई भी साक्ष्य हमें मिलता है तो ये हमारे लिए आसानी होगी पता लगाने में भी और आगे क्या करना है इस प्रोसेस को बढ़ाने में भी। इसलिए अब इसे हम एक रस्सी के सहारे बांधकर पानी के भीतर डालेंगे और उसका जो आउटपुट है वो लगातार हम इस मोबाइल पर देखते रहेंगे कि अंदर क्या कुछ देखने को मिल रहा है। रस्सी से हमने इस कैमरे को बांध दिया है और इसे अब हम सीधे समुद्र की गहराइयों में भेजेंगे। हमारे पास तकरीबन 30 से 40 मीटर की रस्सी मौजूद है। अगर नीचे कुछ नज़र आता है तो कितनी गहराई पर नज़र आया उसका अंदाज़ा भी इसके ज़रिए हमें हो जाएगा। भारी गोप्रो कैमरा तेजी से अंदर जाता रहा। हमारी निगाह मोबाइल स्क्रीन पर थी। कुछ देर बाद रस्सी खत्म हो गई
यानी कैमरा करीब 40 मीटर की गहराई में था। फिलहाल हमें केवल समुद्र की गहराई के नजारे दिख रहे थे। बोट को थोड़ा आगे ले गए, कई बार जगह बदली, लेकिन कुछ नहीं दिखा। दावा शायद झूठा था। तभी सतह पर कुछ नजर आया। कुछ है, कुछ ब्लर सा दिख रहा है। शायद कोई मलबा था, अंधेरे की वजह से साफ नहीं दिख रहा था। कुछ तो था, शायद जहाज जैसा, लेकिन कौन सा जहाज था यह समझना मुश्किल था। सतह और नीचे थे। हमारी रस्सी छोटी पड़ गई। ये थोड़ी और बड़ी होती और रोशनी की व्यवस्था होती तो तस्वीर साफ नजर आती। रस्सी लगभग खत्म हो गई है। ये तकरीबन 30 से 40 मीटर से ऊपर की, 40 मीटर के करीब की रस्सी थी। ये इतनी ही बची है, इसके आगे हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। कैमरा और नीचे भेजने में खतरा था। हमने रिकॉर्डिंग पूरी की और कैमरे को वापस खींचना शुरू किया। अब मुझे कैमरा वापस खींचना पड़ेगा। देखते हैं उसमें क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ हल्की सी आकृति दिखी थी, और अगर वही शिप हुआ तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। बाहर निकालने के बाद हमने फुटेज को खंगाला। वाकई ये मलबा तो किसी शिप का ही था, लेकिन शिप कौन सी थी? मछुआरों की या फिर उस डच जहाज का जो घंटा बजने के बाद आए तूफान में डूब गया था? ये कहना अभी मुश्किल था। इसमें कुछ दिख तो रहा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रॉपर कोई शिप है या कोई फिशिंग बोट है जो यहाँ डूबा है, क्योंकि बहुत ऊपर से ये नजर आ रहा है। लोगों ने जहां बताया था वहां मलबा मिला, यानी दावा पूरी तरह खारिज करने लायक नहीं है। हमें वापस जाकर मंदिर और घंटे के साथ पूरे इलाके की कहानी को समझना होगा। फिर पूरी तैयारी के साथ समुद्र में गोता लगाएंगे। उसके बाद ही कोई फैसला हो पाएगा कि हमें जो नजर आया वो क्या है। ये ठीक ठीक हमें वही लोग बता सकते हैं जिनका रोज तकरीबन इस समुद्र में आना जाना हो। यही वजह है कि हम वापस समुद्री छोर पर पहुंच रहे हैं, जहां कुछ गांव बसे हैं। वहां पहुंचकर लोगों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या है जो वीडियो हमें दिख रहा है पानी के नीचे, वो किस चीज का है। शायद कोई जानकारी हमें वहां पर मिल पाए। डूबते सूरज ने हमारे मिशन को अगले दिन के लिए टाल दिया। अगले दिन मंदिर का घंटा और लोगों के सवाल फिर से हमारे सामने थे। सबने कहा जब जहाज के अवशेष मिल गए तो अब और क्या चाहिए। लेकिन केवल मलबा मिलने से दावा सच साबित नहीं होता। क्या वो डच जहाज ही था? और उसके डूबने की वजह क्या ये घंटा था? हमें इसकी तह में जाना था। अगर घंटा डच व्यापारियों ने चढ़ाया था तो डच यहां क्या करने आए थे? अगर बेल पौराणिक है तो क्या वर्कला की कोई पौराणिक कथा भी है? ये पूरा इलाका पौराणिक है। इसका एक और साक्ष्य है, और वो है समुद्र किनारे खड़ी 80 फीट की ये लाल चट्टानें। वैज्ञानिक तौर पर यह साबित हो चुका है कि ये चट्टानें मियोप्लियोसीन युग की, मतलब ये 3 से 6 करोड़ साल पुरानी हैं। तो वर्कला में इन चट्टानों की जो उम्र निकाली गई है वो तकरीबन 3 से 6 करोड़ साल तक निकली है। आप समझ सकते हैं कि वाकई इस वर्कला ने कई युगों को बीतते देखा है, और इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इन चट्टानों में आज भी हो सकता है कि कोई जीवाश्म यानी फॉसिल्स छिपे हों, और आधे से अधिक वर्कला आज भी इन चट्टानों के ऊपर बसता है। इसका मतलब यह हुआ कि इस जगह ने कई युगों को बीतते देखा है, कई पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। और यही वजह है कि वर्कला में देश का पहला नेशनल जियो पार्क है।
इस तरीके की समुद्री चट्टानों से घिरा वर्कला अगर आप देखें तो इतिहास में काफ़ी ख़ास अहमियत रखता है। इसका जिक्र युगों पुराना बताया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जो तमाम पुराण हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उसमें वर्कला को कई युगों से जोड़ा गया है। ये मंदिर पौराणिक है, ये इलाका युगों पुराना है, लेकिन ये घंटा तो पौराणिक नहीं है। दावे के मुताबिक इसे डच व्यापारियों ने दान किया था। फिर डच लोगों का इस इलाके से क्या नाता है? वो यहां क्या करने आए थे? हम इसकी छानबीन में जुट गए। लोगों से जो पता चला उसके मुताबिक वर्कला का ये पूरा इलाका मध्य और आधुनिक काल में यूरोपीय व्यापार के सबसे अहम समुद्री मार्ग का हिस्सा था, जिसके तहत डच व्यापारी नीदरलैंड से अफ्रीका, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका होकर केरल के मालाबार इलाके में आते थे। 1598 में पहला डच जहाज केरल के इस इलाके में पहुंचा था। डच व्यापारी केरल के मसाले यूरोप के बाजारों में बेचते थे। काफ़ी टाइम से, काफ़ी मतलब जो एडी BC 200 से जो रोमन्स, ग्रीक्स, वो टाइम से ये जो सी अपना शिपिंग रूट में है। स्पेशली जो चाइनीज़ इंडिया के साइड में आता था, यूरोपियंस इधर से साउथ इंडिया और जावा, सुमात्रा साइड में जाता था। ये काफ़ी टाइम बहुत बिजी शिपिंग रूट था। तो लेटर अरब्स और जो पोर्चुगीज़, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और लेटर ब्रिटिश डोमिनेंट हो गया। तो ब्रिटिश का पूरा ट्रांसपोर्टेशन, स्पेशली इधर से जो सिंगापुर जाने वाला, ये सब एक लाइव बिजी शिपिंग रूट था। मतलब वर्कला तट का समुद्री रास्ता सैकड़ों साल पुराना है और उससे भी पहले का है भगवान विष्णु का ये मंदिर, और इसके बीच में आया ये घंटा, दावे के मुताबिक जिसके बजने पर तूफान आ गया था। जिसकी चपेट में आकर एक समुद्री जहाज समुद्र में डूब गया था। दावे के मुताबिक जो मलबा हमें दिखा था वो उसी शिप का था। लेकिन हम ये कैसे मान लें कि वो वही डच शिप था? ये पता करने के लिए हम कई घंटे गलियों में भटकते रहे, लोगों से पूछते रहे, किसी के पास जवाब नहीं था। फिर एक शख्स का पता मिला जो हमारी खोज के लिए निर्णायक साबित हुआ। हमारी मुलाकात डेनिस से हुई, जो पेशे से शिप कैप्टन हैं, जिनके दादाजी ने समुद्र में डूबे शिप के उस मलबे को सबसे पहले खोजा था। और डेनिस के मुताबिक जो एक ट्रांसपोर्टेशन शिप था जो तट से 12 किलोमीटर दूर तूफान में फंसने से डूब गया था। लोडिंग शिप है ना, ये ट्रांसपोर्टेशन शिप है। पहले बहुत इंडिया सामान साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया एंड अदर कंट्री 12 किलोमीटर का पीछे आएगा। बाद में ये सब मरीन का अंदर में आएगा। ये बाद में फायर आएगा। ये बाद में वो शिप खत्म हो गया। तूफान क्यों आया था? क्या मंदिर का घंटा बजने की वजह से आया था? इसका जवाब डेनिस के पास भी नहीं था। इनके दादाजी ने भी नहीं बताया था। फिर उस शिप का पता कैसे चला? तो जवाब मिला कि मलबे का पता मछलियों और मछुआरों से मिला था। The ship before my grandfather, some other guys in the fisherman community, fisherman people. These people going to this place, more big fish catch, but he don't know in the ship inside. He don't know. ये जगह और मंदिर पौराणिक है। घंटा भी 300 साल पुराना है। मंदिर के सामने समुद्र में एक जहाज डूबा था। ये सारी बात सही निकली, लेकिन शिप के डूबने की वजह वो घंटा था और वो डच शिप ही था, ये अब तक पक्का नहीं हो पाया था। अगर किसी तरह ये पता चल जाए कि वो मलबा किसी डच जहाज का है तो बात बन सकती है। इसके लिए तो एक ही रास्ता था, हम समुद्र में डुबकी लगाकर मलबे तक पहुंचें और वहां कोई साक्ष्य तलाशें। ये सुन डेनिस भी हमारे साथ हो लिए।
जिनके पास स्कूबा डाइविंग से जुड़े सभी जरूरी औजार थे। तो जैसे हमारे पास जीपीएस नहीं है, हम खोजने गए तो हमको मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? चांस नहीं है ना। तुम्हारे पास में लोकेशन नहीं है। ये लोकेशन पॉइंट आउट तुम लोग को मालूम नहीं है। दैट्स अ प्रॉब्लम है। ये समुद्र पूरा बड़ा है ना, ये शिप ये 160 मीटर 150 मीटर है। ये दूसरा पूरा पानी है समुद्र में, तुम किधर से जाएगा? हमारा रुख एक बार फिर समुद्र की तरफ था, लेकिन इस बार पूरी तैयारी थी। 40 मीटर से ज्यादा गहराई में गोता लगाना था। उस लिहाज से हमारे पास सभी जरूरी औजारों के साथ एक कुशल टीम थी, जिसमें गोताखोर से लेकर टेक्नीशियन तक शामिल थे। अरब सागर में हमें उसी जगह जाना था जहां कल शिप का मलबा मिला था। पिछली बार गोप्रो कैमरा अंदर भेजा था, इस बार हम खुद गोता लगाएंगे। सूरज अब सर पर चढ़ चुका है और लहरें भी काफी तेज हैं, लेकिन हम उस जगह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां से हम डाइव कर सके। उसके लिए समुद्र के पानी को थोड़ा ठहरा होना जरूरी है। ये देखिए कैसे हिचकोले मार रहा है समुद्र। छोटी रस्सी की वजह से गोप्रो कैमरा 40 मीटर तक ही पहुंच पाया था, जबकि मलबा 45 मीटर से भी ज्यादा नीचे था। अंधेरे की वजह से तस्वीर भी साफ नहीं मिली, लेकिन इस बार लाइट के साथ सभी इक्विपमेंट्स थे। लेकिन चैलेंज अभी भी थे। जो स्कूबा डाइविंग का मैक्सिमम रेंज में हम लोग जा रहे हैं, जो डीपेस्ट डाइव 40 मीटर्स। अच्छा। स्कूबा में उससे नीचे नहीं जा सकता और हमको काफ़ी चैलेंजेस है। तो मैक्सिमम डेप्थ है, हमारा वाटर टैंक काफ़ी कम होगा, हमारा गैस जो ब्रीथिंग गैस बहुत सब ऑक्सीजन तो जो एयर हम लोग सिलेंडर लेके जा रहे हैं। हाँ। तो ये सब हम लोग जो बॉटम में करते हैं, जो एक्सट्रीम लाइन में रखे हम लोग ये ऑपरेशन करने वाला है। ओह, मतलब नेक टू नेक होगा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होगा। जी हाँ, एवरी एस्पेक्ट। गहराई ज्यादा थी और समय कम था। इसी कम समय में हमें मलबे के सबूत को खोजना था, जो शिप को डच साबित कर सके, या कम से कम उसके टाइम पीरियड का कुछ अंदाजा लगे। अभी तो जानकारी के नाम पर हमारे पास केवल गहराई और लंबाई ही थी। मिस्टर डेनिस, कितना दूर आ गया हम लोग? हम अभी 10 किलोमीटर में हम समुद्र का अंदर में आएगा। अच्छा। अभी 45 मीटर ये अंदर में ये बड़ा शिप है। 45 मीटर। अंदर में ये बड़ा शिप है। ये शिप का लेंथ ये 170 मीटर है। चारों तरफ पानी ही पानी था। कल हमने कहां लंगर डाला था, वो मलबा हमें कहां दिखा था, कुछ पता नहीं चल रहा था। ये तो शुक्र है, ये सब पता लगाने के लिए हमारे पास सभी वैज्ञानिक यंत्र थे। हमारी टीम ने शिप की लोकेशन को जीपीएस में सेट कर रखा था। ये जीपीएस है ना? हाँ। ये जीपीएस में ये एरिया फाइंड आउट है। अच्छा, वो जीपीएस आपके? वो ड्राइवर का पास में जीपीएस है। ओ, उससे क्या होता है वो जहाँ? ये शिप का नंबर। हाँ। ये नंबर इधर शिप का ऊपर में बोट आएगा। हाँ। ये की सिग्नल आएगा। तभी जीपीएस ने सिग्नल दिया। जीपीएस के इशारे पर हमारी बोट एक जगह थम गई। डेनिस, यही है शिप? यहाँ है। देखिए एज पर ओके, शिप के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। हमारी बोट शिप के ऊपर है, यहीं से नीचे जाना है। 45 मीटर की गहराई में जाते समय समुद्र में भटकने का डर रहता है। इसके लिए हमें एक रास्ता बनाना होगा ताकि हम आराम से मलबे तक पहुंच सकें। और इस काम में मदद करेगा ये चुंबक। ये बहुत काम की चीज है। ये जिस धागे से बंधी हुई है, मछली पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और 200 मीटर लंबा ये पूरा एक आप देख रहे हैं कि राउंड करके इसे रखा गया है। तार का बंडल है और इससे फेंका जाएगा
कितने नीचे जाता है वो डिस्टेंस इस पे मार्क कर लिया जाएगा। मैग्नेट को समुद्र में फेंका गया। कुछ ही देर में वो शिप के मलबे से चिपक गया। शिप 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 है नीचे। शिप है नीचे, शिप है ये 90 डिग्री में नीचे शिप है। ओह ओके, ये कैसे पता लगा ये नीचे स्टक हुआ? या स्टक होगा। दैट इज मैग्नेट। ओह अजय अजय ये देखो, ये आप खींच नहीं पाएंगे इतना भारी मैग्नेटिक है। नाउ शिप का सेंटर पोजीशन एरिया है। अब गोता लगाना था। सुरक्षा और बेहतर रिकॉर्डिंग के लिए हमारे साथ एक और गोताखोर जाएगा। हम पूरी तरह तैयार थे। लाइट, चाकू के साथ हर हथियार, हर डिवाइस पास थे। इस पूरे ऑपरेशन को हमें 40 मिनट में अंजाम देना होगा। ऑक्सीजन सिलेंडर की क्षमता इतनी ही थी। ये टोटली सिलेंडर का कैपेसिटी 40 मिनट है ना। ये 40 मिनट में पहले ऊपर आएगा। या अभी 10 मिनट में नीचे आएगा, ये 10 मिनट में वापस आएगा। ये 20 मिनट है ना, ये 20 मिनट में ये शिप का राउंड मारेगा 20 मिनट में। हमारे लिए इतना वक्त भी काफी था। कभी रस्सी तो कभी एक दूसरे की मदद से हम समुद्र तल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। पैंतालीस मीटर गहराई में गोता लगाने का यह पहला अनुभव था। पहली बार कोई टीवी क्रू उस मलबे को कैमरे में कैद करने जा रही थी। कुछ देर बाद हम उस शिप के करीब थे। टॉर्च की रोशनी में उधर बढ़े, फिर देखा कि ये बहुत बड़ी शिप थी। एक 150 मीटर से भी बड़ी शिप का मलबा अब मछलियों का घर बन चुका था। यह दुनिया समुद्र की बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। जहाज का करीब 70% हिस्सा गल चुका था। अब कुछ अवशेष ही बचे थे। एंकर और कुछ हिस्से अभी भी नजर आते हैं। मलबे में एक जाल फंसा था, शायद किसी मछुआरे का होगा। अब इसी अवशेष में से कोई साक्ष्य खोजना होगा जिससे इस जहाज की कोई जानकारी मिल सके। हमने करीब से देखा, यह लोहे का था। बनावट भी बहुत पुरानी नहीं थी। शिप के आसपास हमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जो शिप की पहचान कर सके। हमने शिप से थोड़ा हटकर भी देखा, क्या पता आसपास कुछ मिल जाए। शायद शिप का कोई दूसरा हिस्सा पड़ा हो। हमें यहां भी निराशा ही हाथ लगी। अब शिप की पहचान कैसे होगी? ये डच का था या किसी और देश का? ये उसी बेल के समय का है या नहीं, ये कैसे तय होगा समझ में नहीं आ रहा था। तभी हमारे सहयोगी ने इशारा किया। शायद उसे कुछ दिखा था। वो हमें एक तरफ ले गया। अरे ये तो इंजन का कोई पार्ट था, कुछ स्टीम इंजन के पिस्टन जैसा। हमने करीब से देखा, ये पिस्टन ही था जो स्टीम इंजन का सबसे अहम पार्ट होता है। इससे आगे प्रोपेलर के अवशेष भी थे। शिप में बड़े पंखे जैसा एक पार्ट जो जहाज को आगे बढ़ाने की ताकत देता है।
हमें जो चाहिए था शायद मिल चुका था। इन सब में 20 मिनट से ज्यादा वक्त गुजर गया। केवल 10 मिनट का ऑक्सीजन बचा होगा। हमें ऊपर जाने का इशारा मिला। ऑक्सीजन खत्म होने से पहले हमें बोट तक पहुंचना था। बाहर निकलकर हमने एक गहरी सांस ली। It's amazing! अंदर एक वाकई जहाज है। एक ऐसा जहाज जो बहुत पुराना है और यकीन मानिए उसे देखने के बाद कोई भी बहुत एक्साइटेड हो जाएगा। जिस दृश्य के बारे में हमने सुना था, आज हमने उसे समुद्र के नीचे तकरीबन 45 मीटर नीचे खोजा है और ये अब तक का सबसे बड़ा दृश्य है। अब सवाल ये खड़ा होता है, हमें जो दिखा था उससे क्या साबित होता है? लोगों का दावा सच है या झूठ? शिप डच पीरियड का है या नहीं? हमें जहाज के अवशेष में जो दिखा था वो स्टीम इंजन का पिस्टन ही था। भाप की शक्ति से पिस्टन तेजी से घूमते हैं, जिससे शिप का प्रोपेलर चलता है और जहाज आगे बढ़ता है। ये कुछ ऐसा होता है। स्टीम बोट का आविष्कार 1807 में हुआ था। धीरे धीरे इसका इस्तेमाल बढ़ता गया। 1912 में डूबने वाला टाइटैनिक जहाज भी स्टीम इंजन से चलता था। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में ऐसे जहाजों का जमकर इस्तेमाल किया गया। ऐसे में माना यही जाता है कि वो मलबा 1914 से लेकर 1945 के बीच के किसी शिप का है। ये जो डच 1757 वाला जो मैन ऑफ वॉर जो सेल शिप वो नहीं था। तो मतलब टोटली हम लोग रोल आउट कर सकता है। शिप को प्रोपेलर है तो मतलब स्टीम इन्वेंट करने का बाद है। और मेरा एक्सपीरियंस से बोलेगा तो कुछ टाइम पहले मैं एक लिबर्टी रक में सेकेंड वर्ल्ड वॉर लिबर्टी रक में डाइविंग किया था फिलिपाइन बाली में। तो ये जो शिप का एज और वो शिप का एज ऑलमोस्ट मेरे को सिमिलर लग रहे। तो मतलब ये जो शिप नियरली 90 तो 50 ईयर्स का अंदर, मतलब ये जो शिप उधर था उधर है, नॉट लेस दैन 50 ईयर्स, नॉट ग्रेटर देन 90 ईयर्स। अब आते हैं दावे पर, जिसके मुताबिक मंदिर में घंटा बजने से तबाही आती थी, जिसकी चपेट में आकर एक शिप डूब गया था। भारत में डच पीरियड 1805 तक है और जहाज पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बीच का, यानी जिस शिप का मलबा हमें मिला था उसका मंदिर के दावे से कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब यह भी नहीं है कि दावा झूठा है। दावे से जुड़ी कहानी युगों पुरानी है। हो सकता है मछुआरों को इस बीच ये मलबा मिला होगा और लोगों ने इसे मंदिर और घंटे से जोड़ दिया होगा, क्योंकि हमसे पहले किसी ने मलबे को खोजने की कोशिश नहीं की थी। हो सकता है दावा सच हो और वो पौराणिक शिप आज भी अरब सागर के किसी दूसरे हिस्से में दफन हो।